मजाक में या मैं हमेशा कहता हूँ कि बिजनेसमैन कौन है। तो बिजनेसमैन वो है जिसका कस्टमर उसको बोलता है यार तुम बहुत चार्ज करते हो, एम्प्लॉय बोलता है यार तुमको बहुत कम पैसे देते हो, और जो वाइफ है वो बोलती है यार तुम कुछ कमाते नहीं हो, और गवर्नमेंट है वो बोलता है कि तुम सारा कुछ छुपाते रहते हो। So I think this time's budget was slightly different than what it had to be for a long time. Honorable Prime Minister ने जी ने भी एक बार कहा था, ट्वीट किया था about business owners, entrepreneurs, and ये बार हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने भी अपने बजट के शुरुआत में कहा कि एंटरप्रेन्योर्स आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री, एंड उनको एक ये बार कहीं ना कहीं ड्यू रिस्पेक्ट मिलता हुआ हमको दिखा। सो दिस टाइम्स बजट इट हैज बीन वेरी वेरी डिफरेंट, सो टू स्पीक। मेरे हिसाब से ये बजट नहीं है, ये नजट है। एंड मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से ये इसको अलग तरीके से देखना चाहिए। ये बजट ऑल्सो चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स। जिस तरह से हम लोग आगे चल के किस तरह इन्वेस्ट करेंगे, ये बहुत ही अलग तरह से चेंज होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। और हम लोग उस पर बात करेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स किस तरह चेंज होने वाली है, आप किस तरह से निवेश करेंगे, किस तरह से रिटर्न्स लेंगे। ये बजट से काफी कुछ चेंजेस हमको देखने मिलेंगे। सो लेट मी जस्ट शेयर स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। आई होप आप लोगों सबको मेरी आवाज ठीक से आ रही है। इफ यू कैन just put it in the chat box. So in next 25 minutes or 20 minutes I will talk about little bit of on how what has changed in this budget, and how we should really look at our investments in a different manner, how some of the wealthy have been investing in last few years. सो वील स्टार्ट। एंड मैं ये कहता हूँ इसको बजट नहीं, मैं नजेट कहूंगा। नजेट मतलब क्या होता है, क्यों मैं नजेट या नज करना है। ये बजट एक ना केवल एक टैक्स या टैक्सेशन की तरह से देखना चाहिए हमको, ना केवल हमें जो रिबेट मिला है उससे देखना चाहिए, ना केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, फिस्कल डेफिसिट कितना है, इस तरह से देखना चाहिए। एट द सेम टाइम ये बजट ने कहीं ना कहीं कोशिश करी है आपका मेरा सबका बिहेवियर चेंज होने की, आपका मेरा बिहेवियर चेंज होने की कहीं ना कहीं कोशिश करी गई है इस बजट में। एंड हम लोग देखेंगे किस तरह से इट्स बीन अ वेरी स्मार्ट बजट, एंड विल लुक एट हाउ इट हैज बीन। अगर आप यू नो लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन। दुनिया में ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन की बहुत ज़रूरत होती है, आप सबको पता है, उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। लेकिन बहुत कम पैमाने पे ह्यूमन ऑर्गन डोनेशंस होते हैं। और मतलब इसका कनेक्शन आपको अभी नहीं समझ आएगा, लेकिन विल टॉक अबाउट इट इन इन अ वाइल। सो इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए, मतलब काफी कम लोग, जैसे ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन में क्या होता है कि आपको पहले बोलना होता है कि मुझे, हम मेरे पश्चात, मेरे आफ्टर मी आई वांट टू डोनेट माय ऑर्गन्स। लेकिन बहुत कम लोग ये फॉर्म साइन करते हैं। तो इसमें एक चेंज किया गया यूरोपियन कंट्रीज में। इन्होंने क्या कहा, पहले ऐसा होता था कि अगर आपको ऑर्गन डोनेट करना है तो आपको जब फॉर्म भरते थे आप, तब एक टिक करना पड़ता था। वहां से इन्होंने एक अलग सिचुएशन चालू करी कि ऑप्ट आउट, मतलब ऑप्ट इन, पहले ये ऑप्ट इन में होता था, अब कहा गया ऑप्ट आउट करना है। ऑप्ट आउट करने का मतलब क्या है कि अगर आपने साइन नहीं किया कि मुझे ऑर्गन डोनेट नहीं करना है, तो आपका डिफॉल्ट ऑप्शन ऐसा होता है कि मुझे ऑर्गन डोनेट करना है। एंड ये देखिए, ये कुछ कंट्रीज हैं जहां पर लिखा जाना पड़ता है। तो गोल्डन बार जो दिख रहा है आपको, आई होप मेरा प्रेजेंटेशन सबको दिख रहा है। एंड या सो गोल्डन जो बार है वो परसेंटेज ऑफ लोग कितने डोनेट करते हैं ऑर्गन्स, वो दिखाता है। एंड आप देखेंगे कि डेनमार्क में 4.25% है, और नीदरलैंड्स में 27, जर्मनी 12%, एंड इन सम अदर कंट्रीज स्वीडन एंड ऑल, ब्लू कलर शोज कितने लोग मतलब प्रिज्यूम्ड कंसेंट जिसको बोलते हैं, डिफॉल्ट कंसेंट कि आपको डोनेट ही करने वाले हो। तो स्वीडन एज हैज 85, एवरीबडी इज क्लोज टू 93, एंड all of those places. So ये जो एक बहुत बड़ा चेंज है,
वो बिहेवियर में चेंज हुआ कि आप अगर ये टिक नहीं करोगे तो आपको डिफॉल्ट से हम आपको दे देंगे कि आपको ये ऑर्गन डोनेट करना है. So this is how they tried to change the behavior, and this budget somewhere has tried to change the behavior by this, because they saw not many people were opting for the new budget, new tax regime. So they said now default will be tax regime, न्यू टैक्स रेजिम. अब तक न्यू टैक्स रेजिम हैज बीन केवल 10% से भी कम परसेंट लोगों ने अडॉप्ट किया है. बट आगे चल के लोगों को फॉर्म में टिक करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना है. एंड आई एम श्योर, एंड आई एम मेकिंग अ स्लाइटली बोल्ड स्टेटमेंट दैट वी विल सी पीपल मूविंग टू द न्यू टैक्स रेजिम ऑटोमेटिकली. Not many people will take, and I'm not getting into which is better, which is bad, which is wrong, or whatever. So this is how they've tried to adopt changes. Some of the good things, and we'll talk, and then nudge karna kya hota hai. तो अगर मान लीजिए, and you can actually, I would suggest all my business owner friends, you should read a book called Nudge. अगर मान लीजिए आपके ऑफिस में डोर है जहां पर आपने बड़े अक्षरों में पुल लिखा है, पुश लिखा है, तो भी लोग आके पुल करते हैं. तो हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो इस प्रॉब्लम को नज बुक कहता है आप कैसे सॉल्व कर सकते हो. तो आप डोर हटा दीजिए, डोर का हैंडल हटा दीजिए, अपने आप लोग पुश करना चालू करेंगे. एंड दैट इज हाउ the nudge behavior works. And there are small things that I thought were implemented in this budget to change our behavior. So we'll talk about it. I thought this budget was smart, simple, there was clarity, and there was also consistency. Of course, we will talk about not so good things also in coming times. The good part that I thought was acknowledging the hard work done by entrepreneurs in the budget itself, and SMEs. There is a section 43B. जगमोहन जी जब आएंगे तब आके वो डेफिनेटली एक्सप्लेन करेंगे कि अपने डिलेड पेमेंट क्राइसिस को अब कैसा है कि आपका बायर के ऊपर ये ओनस है, बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको टाइम पे करना, नहीं तो उसको विद इन दैट टाइम पीरियड ही विल नॉट गेट द डिडक्शन फॉर पेमेंट ऑफ द ड्यूज. थर्ड थिंग दैट समवेयर गवर्नमेंट हैज रियलाइज्ड कि काफी सारे लोग वी सॉ आफ्टर, स्पेशली आफ्टर कोविड, started moving to Singapore and Dubai because of the higher tax regime, and somewhere they realized that money was going out of the country, and they've actually started somewhere they've said that yes, we understand the taxation is very high in India. We are one of the highest tax rate country among in the world, and they've somewhere that journey for reversal of higher tax has started. So the other thing is they've focused a lot on emphasizing a lot on employment. There has been a 30% increase on infrastructure investments, and they have ensured that they spend a lot more money. This year they'll be spending about 10 lakh crore or so is on infra. That's a huge money that they're going to they've said that they'll be spending. The other thing that investments के बारे में क्या change होता है, तो I think some attention to details have also been given. See, RBI ले लीजिए या government ले लीजिए, they have a tricky job of higher interest देने हैं या lower interest रखने हैं. क्या होता है कि जब interest rates high होते हैं तब हम लोगों को दिक्कत होती है about borrowing. The interest rates become high, so your cost of borrowing is high. आपका बिजनेस का कॉस्ट बढ़ जाता है. Whereas at the same time, अगर lower interest rate will help your business, but it hurts senior citizens. आप देखिए ये we are in this situation for last many years where the interest rates have been lower and it is hurting senior citizens also because inflation, lifestyle inflation उनका कम नहीं हुआ है. So this time I think the attention to detail was given. Senior citizen saving scheme limit was increased to 30 lakhs from 15 lakhs. तो आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं जो 60+ हैं, तो आप उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 30 lakhs each, which will give you about 8% interest. Post office MIS, again these are all government of India schemes, so they are highest level of safety. So between the family,
you can actually go up to 75 odd lakhs or a crore of rupees within a family by investing into these schemes. And also highest level of security or safety, highest level of safety is there. So this is one thing. The big relief for the markets was there was no change in the कैपिटल गेन्स. कैपिटल गेन बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी कि कैपिटल गेन शायद रिवर्स मतलब बढ़ा दिया जाएगा 10% का 15%. इनफैक्ट लॉट ऑफ क्लाइंट्स कॉल्ड अस कि क्या कैपिटल गेन बढ़ जाएगा. तो लकीली this has not been the case. There is no change in the capital gain. Also they've, but then at the same time जहां पर एक जगह उन्होंने कहा कि हम सरचार्ज कम कर रहे हैं फॉर द अल्ट्रा रिच 5 करोड़ एंड अबव वाले लोगों का, at the same time they've ensured that there are a lot of gaps that they saw. जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप देखा जाए तो 5 lakhs के ऊपर आपका एग्रीगेट प्रीमियम है, तो प्रोसीड्स जो आपको मेच्योरिटी जो आएगी इंश्योरेंस से, दिस विल बिकम टैक्सेबल. देयर वाज अ प्रोडक्ट कॉल्ड मार्केट लिंक डिबेंचर्स. Not many people would really know, but then ultra high net worth investors used to invest in these companies. कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते थे और उसको कैपिटल गेन केवल 10% होता था. हालांकि वो फिक्स डिपॉजिट जैसा प्रोडक्ट था, तो वो टैक्स आर्बिट्राज उन्होंने हटा दिया है. रियल एस्टेट कैपिटल गेन्स capped at 10 crore. This came as a surprise to me also. So this also means that अगर मान लीजिए, and it also poses a real challenge for an investor. मान लीजिए किसी का बहुत बड़ा घर है and he wants to give away, मतलब वो बेच के अपने बच्चों के लिए 2 या 3 घर लेना, 2 घर खरीदने चाहते हैं, तो वो this is not now possible anymore because the capital gain is capped at 10 crores. I also believe अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में ये हम लोग सुनते थे कि स्टार्टअप्स में से पैसे जो बन रहे थे, बहुत सारे promoters के they used to invest into these real estate. So somewhere this will get impacted to that extent. The fourth is higher TCS, transaction tax. जो हम लोग फॉरेन पैसा भेजते हैं आज भी, उसके ऊपर उन्होंने TCS की मात्रा बढ़ा दी है. TCS from 5% it has become 20%. So is it a TDS? It is sort of a TDS which gets adjusted to your income, and happy to have questions in the end. But जो liberalized remittance scheme आप फॉरेन पैसा भेज पाते थे, उस स्कीम को आप अब उसके ऊपर 5% के बजाय आपको 20% देना पड़ेगा. So somewhere government saw all those things that the money was going out and they wanted to discourage this at some point of time. The other thing that इंश्योरेंस प्रोडक्ट में अगर मैं थोड़ा डिटेल में हम जाना चाहें, तो जो आपका अगर प्रीमियम 5 lakhs एंड अबव होगा, तो अब आपका जो भी मैच्योरिटी है वो टैक्सेबल होगा. एंड ये केवल 1 April 2023 के बाद के पॉलिसीज को लागू होता है. एंड आई थिंक ये जो एक अल्ट्रा वेल्दी लोग इन्वेस्ट करते थे इन इंश्योरेंस प्रोडक्ट एज अ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, वो कहीं ना कहीं इनको प्लग करना था फिर से, एंड कहीं ना कहीं उनको ये हटा देना था. एंड इनफैक्ट वी सॉ दैट द स्टॉक प्राइसेस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज fell as high as 10%, 12% on the day of budget. Of course काफी सारे इंश्योरेंस कंपनीज का कहना है कि उनका 10 to 12% premium comes from this category, but it is going to get impacted. And somewhere I think that this will change our behavior, that we will now look at insurance as an insurance product, and that's what I think is nudge is all about. So and I always tell investors that आपने अब कभी हमने हमारे इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर के रिटर्न्स को चेक किया है क्या हमने कभी देखा है what are the returns that we get? See, there were insurance products in 96 2000 जब interest rates बहुत high थे, they were guaranteed insurance policies. They were all good policies that in those days, but off lately जो हम लोग देख रहे हैं कि 10 साल 15 साल के policies पे we see 4% returns. I think it's not an investment product. It's something that you should really focus on.
द अदर इज इंश्योरेंस को केवल रिस्क कवर की तरह देखना चाहिए, जिस तरह आप कार का इंश्योरेंस लेते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स 1 करोड़ की गाड़ी चलाते हैं एंड उसका इंश्योरेंस 1 करोड़ का होता है, बट जिस व्यक्ति ने उस गाड़ी 1 करोड़ की गाड़ी अफोर्ड कर पाता है उसका इंश्योरेंस 1 करोड़ का नहीं होता। सो दिस इज समथिंग दैट आई थिंक वी ऑल शुड चेंज and focus more on protection for yourself also. The other thing that you can actually do, and थोड़ा सा unfair advantage बोला जाए तो बोल सकते हैं हम कि अगर कोई इंडिविजुअल न्यू टैक्स रेजिम में है तो he doesn't get deduction on the mediclaim that he pays, mediclaim premium that he pays. However, अगर आप अपने लिए अपनी कंपनी से मेडिक्लेम प्रीमियम देते हैं तो you can actually claim that as an expense. So this is how you can actually do a little bit of tax planning, and maybe you can get in touch with your chartered accountant to do that. This is what I said, that this is going to change the way we invest significantly. This is changing the way we are going to invest in coming times. The next thing that I thought that what next is, we are actually third largest savers in the world, but we are extremely poor investors. And I'll talk about this. अगर हम देखें तो हमारा large amount of our money goes into fixed deposits, bonds, and then also real estate to certain extent as investment. मेरा ये मानना है कि what is the difference between saving and investing is, saving में आप सामने वाले को पैसे उधार देते हो, और देखिए बैंक्स कितने स्मार्टली काम करते हैं। बैंक्स द वे दे वर्क इज, अगर आपके करंट अकाउंट में पैसे हैं तो आपको 0 इंटरेस्ट मिलता है, आपके सेविंग अकाउंट में तो आपको 3.5-4% इंटरेस्ट मिलता है। In some cases you may get 6% interest. Fixed deposit will give you 6.75-7%. लेकिन अगर आप खरीदना चाहो, आप लोन लेना चाहो तो आपको वो 14%, 12%, 14% इंटरेस्ट लगाते हैं। तो वी आर एक्चुअली, बट देन हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा पैसा हम लोगों का देखा है हमने कि सेविंग्स में पड़ा रहता है, फिक्स डिपॉजिट में पड़ा रहता है। I would say a large part of your money should go into investing. And what is investing? Investing is, किसी को उधार नहीं दे रहे हैं आप, लेकिन आप उसके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसके कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके ग्रोथ में पार्टनर बन रहे हैं। So this is how we should really work, and I'll talk a little bit on this and then I'll end my. So I want to share what are the 3 gods of investing. And there are 3 gods in the world of investing. The first is markets, stock markets. And I always say, and Gujarati में अगर आप बॉम्बे आओ तो ये मुंबई में ये हमेशा कहा जाता है कि भाव भगवान छे, मतलब द एंड मार्केट्स आर गॉड एक्चुअली, कि जो वॉट एवर यू प्राइस यू से अबाउट अ स्टॉक, या शेयर बाजार में आप जो भी भाव बोलो, या फिर आपकी कोई रियल एस्टेट है, मान लीजिए आप कहो कि ये मेरा रेट है, लेकिन जो रियल रेट है वो रेट कौन सा होता है? तो जिस रेट में चीज बेची गई है, जिस रेट में ट्रांजैक्शन हुआ है, वो रियल रेट है। तो मार्केट्स आर ऑलवेज गॉड, मार्केट्स नो मेनी थिंग्स बिफोर हैंड। एंड आई विल गिव यू एन सिंपल एग्जांपल। लॉकडाउन अप्रैल में हुआ, लेकिन मार्केट्स उसके पहले ही 33% टूट गए थे। और जब कोविड चालू हो गया उसके बाद हर दिन केसेस बढ़ रहे थे, हर दिन 10,000 1 लाख से केसेस बढ़ रहे थे, बट उस वक्त भी मार्केट्स वेर गोइंग अप। ये क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट्स ने कहीं ना कहीं लॉकडाउन होने वाला है ये मार्च में एंटिसिपेट कर दिया था, और उसका मतलब प्राइसेस करेक्ट हो गए, और कहीं ना कहीं हम लोग इससे बाहर निकलेंगे ये उनको मार्केट्स ने मई जून में गेस कर लिया था, एंड मार्केट स्टार्टेड गोइंग अप। सो मार्केट्स आर ऑलवेज अहेड ऑफ टाइम्स। एंड अगर हम ये देखा जाए तो पिछले 20 सालों में अगर मैं एक सेवर रहा हूं तो मेरे जो रिटर्न्स हैं वो कहीं कभी कभी 6-7%, 10% के आसपास रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स वेर ऑल्सो हाई।
बट अगर मैं एक इन्वेस्टर रहा हूँ, मैंने शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया है, मैंने अगर अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, तो मेरे रिटर्न्स हैव बीन, मतलब देयर आर स्कीम्स वेयर last 20 years money has grown 200 times. So, and I'll talk about it. This is how and how does it work? तो अगर हम ये देखें तो लास्ट ये 2000 से 2020 साल का शेयर बाजार का अर्निंग्स पर शेयर है, ये जो ऑरेंज लाइन है वो, और ब्लू लाइन है वो उसकी वैल्यू है। तो शेयर बाजार के भाव जो है वो कंपनीज के ग्रोथ के लाइन में होती है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। सो द फर्स्ट इज मार्केट्स आर ऑलवेज गॉड, ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरे गॉड को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, वो है कंपाउंडिंग। एंड हाउ डज कंपाउंडिंग वर्क, दैट दिस इज हाउ द कंपाउंडिंग वर्क्स, यू नो। आप अगर आपने अगर 1 रुपया इन्वेस्ट किया है, वो हर दिन डबल होते जाएगा, तो दूसरे दिन 2 रुपए, 31st डे पे दिस विल बिकम 53 करोड़। सो एंड ये उल्टा भी वैसे ही चलता है। हमने देखा है कि लोग जो लीवरेज करते हैं, ओडीज ज्यादा रहते हैं, उनके लिए इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट। सो कंपाउंडिंग इज द सेकंड बिगेस्ट गॉड। आप अपने फायदे के लिए अगर उसको यूज कर पाओ तो यू विल ऑलवेज गेट मोर रिटर्न्स। एंड द थर्ड एंड द लास्ट गॉड इज इमोशंस। एंड इमोशंस में मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टमेंट्स में सक्सेसफुल होना है तो आपको इग्नोरेंस ऑफ अ चाइल्ड होना चाहिए एंड पेशेंस ऑफ एन ओल्ड मैन होना चाहिए। एंड आई विल गिव यू दिस पेशेंस ऑफ एन ओल्ड मैन। देयर वाज दिस जेंटलमैन दैट आई मेट इन 2005, रादन 2000 में मैं मिला था उनको, और उन्होंने उनका इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू किया। ही इन्वेस्टेड 40 lakhs, ब्लू लाइन इज हिज इन्वेस्टमेंट। उन्होंने कुछ भी टच नहीं किया। टुडे द वैल्यू इज अबाउट 20 crores, and there is another, so he was ignorant. So he had the patience of all of an old man. He knew, और ये पिछले 20 सालों में, 25 सालों में आप देख रहे हैं कि द ग्रीन लाइन, हाउ द ग्रीन लाइन हैज मूव्ड, इट हैज मूव्ड अप एंड डाउन। सो however, this is what he stood by it, because he had seen many more bad times in his life, so he was extremely patient. And then there is this child who has been investing with us 1 lakh rupees per month. Now the child is about 12 years or so, and 2015 से invest कर रहे हैं, and his current value, if you see, is, and he doesn't know anything, so he has the ignorance, he's not bothered about the stock market and all of that. And this is all plain mutual funds, simple mutual funds that they are investing. ऐसा भी नहीं है कोई बहुत बड़े रिस्की स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। या सो 3 things: markets, compounding, and the last is ignorance. And I would always say that the biggest stock tip for me, that if I want to give you, is the country called India. India is young. India is going to grow in next 20 years to come. Don't bet against India. I would sincerely suggest to be part of this growth of the this growth journey of India. The last thing that I want to tell you is this: this is how government earns the money. अगर आप ये, this is available on the website, and this is how government spends the money. But I just want to ask you and leave you with one question: that do you know what is your net worth? Do you know what the Honorable Finance Minister presented the budget and the balance sheet of the country day before yesterday? But do you know what is your net worth? Do you know what is your, where is your balance sheet headed, personal balance sheet headed? Do get in touch with us. We do a very exciting exercise for this, and we'll be happy to do a conversation with you all. And with this, I would want to stop here and hand it over to Kimberly. Thank you so much. Look forward to meeting you all soon. Thank you. The budget highlights perspective. After which we have Mr. Nilesh Shah, who will be joining us to cover the budget 2023 from a holistic point of view.
CA Jagmohan Singh has an exemplary expertise in the arena of cash flow management and system setups in accounts and finance. I would like to please welcome Jagmohan sir. Yeah, thank you. Thank you very much for having me here in this budget 2023. I'm so excited, super excited to share बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट है 2023 का। हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली 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 इंटरेस्टेड? अब जरा देख ले, पार्टिसिपेंट की भी थोड़ी सी पार्टिसिपेशन को ले लेते हैं। कितने लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, ये जानना चाहते हैं इस बजट का बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? अगर आप इंटरेस्टेड हो ना तो प्लीज टाइप आई इन द चैट बॉक्स। जरा इंटरेस्ट देखते हैं कौन कौन इंटरेस्टेड हैं, या सिर्फ आप ओवरऑल देश के ऊपर इम्पैक्ट देखना चाह रहे हो। जो कि नीलेश शाह जी, जो कि कोटक महिंद्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो बहुत जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं। ओके ग्रेट, आप इंटरेस्टेड हो। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो ना तो मैं फिर बताने में भी इंटरेस्टेड हूँ। पूरी तैयारी की है किसकी? बजट 2023 फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द बिजनेस। चलिए बात करते हैं। अच्छा, आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो वैसे तो हमारा एंड में क्वेश्चन आंसर का राउंड है, बाकी आप अपने एक्सपीरियंस या कोई क्वेश्चन या ऑब्जर्वेशन चैट बॉक्स में इन द मीन टाइम टाइप कर सकते हैं, और मैं ना एक फ्लो के साथ में आपको बताना चाहूंगा। सो व्हाट आई वांट टू से इज, कोई क्वेश्चन आएगा तो आप चैट बॉक्स में टाइप करके पूछना, या लास्ट में जब अपॉर्चुनिटी होगी तब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो फ्लो को मैं स्टार्ट करता हूं। लेट्स स्टार्ट नाउ। बजट 2023 बिजनेस ओनर्स पर्सपेक्टिव। सबसे पहला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखो 3000 ऐसी कंप्लायंसेस हैं, जो प्रोविजंस हैं, जो छोटे छोटे प्रोविजंस थे, उसकी डिटेल अभी आने ही वाली है कौन कौन से वो हैं। वो गवर्नमेंट का कहना है कि हमने इस बजट के द्वारा एलिमिनेट करने का प्रपोजल दिया है ताकि आप इजीली बिजनेस कर सको। और जो पैन नंबर है ना, अभी जो पैन है उससे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो रही है, और पैन आपने देखा होगा कि जो जीएसटी है वो भी पैन बेस्ड ही है। अगर आप दिल्ली में है तो 07 एंड देन पैन नंबर एंड देन आपका जीएसटी का नंबर होता है। इसी तरीके से वो एमसीएस है और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं सभी के अंदर प्रपोज किया है कि वो एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर होगा। क्या कहना चाहती है गवर्नमेंट इस बजट से? बिजनेस ओनर वो ये कहना चाहती है, आप ना इजीली दिल खोल के तरीके से फोकस करो, हम इजी बना रहे हैं बिजनेस को, बट एट द सेम टाइम एक बड़ा ही लाउड एंड क्लियर मैसेज उन्होंने कम्युनिकेट किया है। वो क्या किया है? बड़ा ही लाउड एंड क्लियर सेकंड मैसेज उन्होंने कम्युनिकेट किया। वो क्या है? यहाँ पर अगर कोई भी फेक और बोगस इनवाइसेस होते हैं ना, फेक एंड बोगस इनवाइसेस होते हैं, उसकी ना कंपाउंडिंग नहीं हो पाएगी। कंपाउंडिंग का क्या मतलब होता है? कई बार आपने सुना होगा किसी ने ना फेक और बोगस परचेज के बिल एंटर कर लिए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, और मान लीजिए जीएसटी डिपार्टमेंट उनको पकड़ लेता था। जब जीएसटी डिपार्टमेंट पकड़ रहा है, केस चल रहा है, डिस्कशन चल रही है, हैंडलिंग चल रही है, 3-6 महीने के बाद जब फैसला हुआ तो जिसने गलत परचेज के बिल डाले हैं ना, उसने कहा ठीक है मैं अपनी गलती मानता हूं, तो ठीक है, तो मुझे ना 6 महीने जेल ना भेजा जाए, मैं इसके बदले में अमाउंट मनी पेनल्टी देने को तैयार हूं। तो लोग क्या करते थे? लाखों हजारों करोड़ों का उन्होंने घोटाला कर रखा है, परचेज के बिल डाल रखे हैं, या फिर नकली सेल, रजिस्टर्ड डीलर है नहीं लेकिन नकली सेल की एंट्रियां घुमा रहे हैं। तो वो एंड में क्या करते थे? बहुत सारा पैसा बना लेते थे, उसमें से थोड़ा सा पैसा पेनल्टी की फॉर्म में भर के निकल जाते थे। गवर्नमेंट ने ना एकदम क्लियर क्लियर बोल दिया है, कंपाउंडिंग पॉसिबल ही नहीं है। अब कंपाउंडिंग खत्म कर दी है। कंपाउंडिंग खत्म करने का क्या मतलब हुआ? कि अब सीधा जेल होगी। अब क्या मतलब हुआ? एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम कह रहे हैं आप आराम से बिजनेस करो, खुल के करो, 3000 कंप्लायंसेस हटा दी, कॉमन पैन को कर दिया। एट द सेम टाइम गलत करोगे ना तो सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, घर में घुस के मारेंगे। ऐसा कुछ मैसेज कम्युनिकेट करने की कोशिश की है गवर्नमेंट के अंदर। तो अच्छा है ना, बढ़िया है। देश के विकास के लिए, सही तरीके से एथिकल बिजनेस करने के लिए ये जो पेनल्टी मेजर लेकर आए हैं, सीधा प्रोसिक्यूशन का लेकर आए हैं, तो अलर्ट हो जाओ। तो बिजनेस करेंगे तो तरीके से करेंगे। ये शॉर्ट टर्म के गेन ढूंढते रहते हैं ना, कच्चा पक्का बोगस परचेज प्रॉफिट, ये कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करना। 2023 जनवरी का महीना खत्म हो गया, फरवरी आ गया है,
इस डे ऑनवर्ड ना बजट ने कम्युनिकेट कर दिया है कि आप नीट एंड क्लीन बिजनेस कर रहे हो। आपने कहा ठीक है जगमोहन, समझ आ गई। तो नेक्स्ट क्या है जरा देखना, जीएसटी कलेक्शन 2021-22 में 9 महीनों के अंदर दिसंबर तक 10,67,000 करोड़ की कलेक्शन थी, और इस साल इसी समय तक 13,40,000 करोड़ की कलेक्शन हो चुकी है, मतलब कि 25% ग्रोथ। यानी कि इंडिया के अंदर ओवरऑल जो इकोनॉमी की रफ्तार है आप जीएसटी की कलेक्शन से देख सकते हो, इन टोटलिटी 25% बढ़ी हुई है। और ना 55,000 करोड़ रुपए एक ही साल के अंदर जीएसटी के फ्रॉड के भी डिटेक्ट हुए हैं। तो आप समझ पा रहे हो, ट्रांसपेरेंसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तरीके से काम करो, सिंप्लिसिटी से करो, बिजनेस पे ध्यान दो और ग्रो करो। आप भी ग्रो करो, अपने बिजनेस को भी ग्रो कराना है और देश को भी ग्रो कराना है। ये नंबर्स पब्लिश हुए हैं इस बार के बजट के अंदर। और ना कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 10 लाख करोड़ का बजट बनाया गया है। पिछली बार से 33% का इंक्रीमेंट है किसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। अब आप बिजनेस ओनर हो ना, आप बिजनेसेस कर रहे हो, जरा देखो क्या आपके बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट भी आपकी कस्टमर हो सकती है क्या। ये कहाँ जाना है 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो बजट के अंदर प्रोविजन किया गया है। आपका बिजनेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट कर पा रहा है क्या इस तरह के बिजनेस से। अलर्ट हो जाओ, नोट कर लो डायरी के अंदर। 50 एयरपोर्ट हेलीपोर्ट रिवाइव होने हैं, चेक करो आप किस तरह से कनेक्टेड हो, आपका बिजनेस एयरपोर्ट सर्विसेज से कैसे कनेक्टेड है। जैसे ही एयरपोर्ट का नाम आता है ना, हम सोचते हैं कि भाई ये तो हवाई जहाज उड़ाने से रिलेटेड है, हेलीकॉप्टर उड़ाने से रिलेटेड है। अरे नहीं, एयरपोर्ट के ऊपर ना हर तरह का बिजनेस इम्पैक्टेड है, हर तरह का। आप सर्विस में है, ट्रेडिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, इलेक्ट्रिशियंस हैं, इलेक्ट्रिकल का वर्क है कि इलेक्ट्रॉनिक का है कि आपके खाने पीने का है कि रेस्टोरेंट का है कि किस तरीके से है। ऑल ओवर इंडिया में 50 एयरपोर्ट का रिवाइव होना इस बजट के अंदर कहना, अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देख लो किस तरह से आप करने जा रहे हो। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ने 1 बिलियन इन्वेस्ट किया और चैट जीपीटी लॉन्च कर चुके हैं, 10 बिलियन और इन्वेस्ट कर रहे हैं। चैट जीपीटी, एआई, बाकी सभी टेस्टिंग स्टेज के ऊपर चल रहे हैं। जमाना बहुत तेज गति से बदल रहा है। अब ना बजट में क्या बोला, 3 लैब्स हैं प्राइवेट लोगों की हेल्प से, यानी कि आपकी हेल्प से। किसकी हेल्प से, जो मेरी इस बजट की शेयरिंग को सुन रहा है। यस बिजनेस ओनर, आपकी हेल्प से ना 3 लैब लगनी है टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ कंट्री के साथ में। अब यहाँ तो आपकी अपनी आईटी कंपनी हो सकती है, आप बिजनेस ओनर हो और आप आईटी बिजनेस के अंदर हो, तो देखो आप कैसे कनेक्ट होने वाले हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में, बिजनेस की डेवलपमेंट के हिसाब से। अगर आपकी खुद की आईटी कंपनी नहीं है तो ये जो स्टार्टअप्स के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो, ये जो एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो, तो आने वाले समय के अंदर कहाँ पर रुझान जा रहा है। बजट में बात आ गई, चैट जीपीटी आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें होनी शुरू हो गई हैं, तो ये इससे बड़ा और क्या सिग्नल चाहिए। बिजनेस ओनर्स आपको जरा नोट कर लो अपने पैड के अंदर और इस तरफ रुझान कर दो, बजट भी इशारा कर रहा है। तो ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर जानते हो कितना स्पेंड होने वाला है इस साल के लिए, 19,700 करोड़ रुपए बजट के अंदर प्रावधान किया है। क्यों किया है, देखिए ये जो बायोगैस बनती है ना, इसके अलग अलग प्लांट्स हैं, जो बड़ी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, उन प्लांट से ना फर्दर गैस को बाय करेगी और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। ये अपॉर्चुनिटी प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट के साथ में की जा रही है। 19,700 करोड़ रुपए। आपका बिजनेस कैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, या आप इस बिजनेस में डाइवर्सिफाई करने वाले हो, देख लो, समझ लो, जान लो, ये बजट के अंदर आ चुका है। और स्वदेश दर्शन, भारत देखो, देखो भारत में ना बहुत कुछ देखने के लिए है। तो बजट क्या रहा है, हम ऐसे 50 टूरिज्म प्लेसेस को डेवलप कर रहे हैं। इंटरनेशनल टूरिज्म को वो डिस्करेज कर रहे हैं और डोमेस्टिक को वो इंकरेज कर रहे हैं। अगर आप वाकई टूरिज्म बिजनेस के अंदर हो एज ए बिजनेस, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो इसके साथ में आप कैसे कनेक्ट हो सकते हो, समझो, पूरा खोल के देखो। स्वदेश दर्शन की जो योजना गवर्नमेंट लेकर आई है, वो 50 कौन सी डेस्टिनेशन है, क्या होना है, आपका बिजनेस किस तरह से कनेक्टेड है उसके साथ में। बड़ी अपॉर्चुनिटी है टूरिज्म बिजनेस के लिए। तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल टूर के जो पैकेजेस है ना, उठा के 20% महंगे कर दिए गवर्नमेंट ने। सीधा कैसे महंगे कर दिए पहले ना टीसीएस जो था वो 5% करता था,
आपने एसओटीसी, कॉक्स एंड किंग या कोई भी पैकेज बनाते हो, अपने ट्रैवल एजेंट से भी बनाते हो, जब वो एक पैकेज की तरह आपको सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, यूरोप कहीं भेजता था ना, उस समय 5% टीसीएस करता था। हालांकि उसका आप इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर बेनिफिट ले लेते थे, वो 5% बढ़ के 20% हो गया है। मैसेज बड़ा क्लियर है गवर्नमेंट का, क्या है? स्वदेश दर्शन, भारत देखो और बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, उससे बढ़िया जगह यहाँ पर है इंडिया के अंदर। चलो ना केरल के अंदर मुन्नार में देखो जरा, जरा देखो मध्य प्रदेश के अंदर देखो जरा क्या हो रहा है। तो यानी कि पहले जो 5% का टीसीएस था उसको अब कम करके बढ़ा के कितना कर दिया? 20%। टाइमली पेमेंट बाय कॉर्पोरेट टू एमएसएमई, बड़ा बदलाव आया है इस बजट के अंदर। क्या है बदलाव? वो बदलाव ये है कि अब जितने भी कॉर्पोरेट है ना, जो एमएस यानी कि माइक्रो और स्मॉल कंपनीज को पेमेंट करते हैं, जिस साल में सच में पेमेंट होगी ना, उनको पेमेंट ड्यू हो गई और ड्यू डेट से पहले आपने पेमेंट नहीं की और ड्यू होके ओवर ड्यू चली गई है। ओवर ड्यू चलने का मतलब क्या हुआ? जिस साल में एक्चुअल पेमेंट करोगे तब उस साल में खर्चा मिलेगा। देखो एक ना एमएसएमई एक्ट है इंडिया के अंदर, वो क्या कहता है, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो आप माइक्रो स्मॉल से बिजनेस करते हो तो 15 दिनों के अंदर उनको पेमेंट करनी है। अगर आपका एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम टाइम लिमिट 45 डेज की हो सकती है। अब बैलेंस शीट फाइनल करने का समय आ गया, तो 15 फरवरी से पहले के जितने बिल हैं आपके, 15 फरवरी 2023 से पहले के जितने बिल हैं आपके, और आपकी एग्रीड पेमेंट टर्म्स 45 डेज की हैं एज पर द एग्रीमेंट, अगर 31 मार्च तक उसकी पेमेंट ना हुई ना, 31 मार्च तक पेमेंट ना हुई उसकी, तो वो खर्चा डिसल हो जाएगा। यानी कि आपकी बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स खड़ा है, और वो कौन है? माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज है, उसको आपने पेमेंट नहीं की है, तो उतना खर्चा आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। यानी कि आपके ऊपर टैक्स का रेट अगर 25% है तो 25% का टैक्स जमा कराना पड़ जाएगा। 30% है एलएलपी के चक्कर में, या इंडिविजुअल हो तो आपकी 15 लाख से ऊपर की है तो 30% का टैक्स लग जाएगा। क्यों? गवर्नमेंट ना प्रेशराइज कर रही है, टाइमली पेमेंट करो माइक्रो को और स्मॉल को। सेक्शन 43B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसके अंदर ये वाला सेक्शन लेकर आए हैं। कौन? गवर्नमेंट। किस लिए? ताकि ना माइक्रो और स्मॉल लोगों की पेमेंट टाइम पे हो। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये लाने की जरूरत नहीं थी, ये लाने की जरूरत नहीं थी। इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा माइक्रो और स्मॉल के अंदर, देखना कैसी भगदड़ बचने वाली है। बट एनीवे, लॉ तो लॉ है, वो आ चुका है। अब एमएसएमई वालों सुन लो, कोलेटरल फ्री लोन का प्रावधान कर दिया। कितना? 2 लाख करोड़ रुपए तक की एलोकेशन हो चुकी है, ताकि आप अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर सको। वैसे तो लोन लेना ही नहीं चाहिए। क्यों लेना है लोन? आपके बिजनेस का मॉडल ही ऐसा होना चाहिए कि आप कस्टमर कलेक्शन के द्वारा और अपनी यूएसपी के द्वारा एक ऐसी इफेक्टिवनेस खड़ी करके बैठे हो कि आपको लोन नहीं लेना पड़ रहा। चलो लोन फिर भी लेना पड़ रहा है तो टर्म लोन ले लो। टर्म लोन यानी कि बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए आपको लेना था, आपको प्लांट एंड मशीनरी के लिए लेना था। उस केस के अंदर गवर्नमेंट तैयार बैठी है, तैयार क्या देके? 2 लाख रुपए, कोई कोलेटरल नहीं चाहिए इसके लिए। तो सिडबी है और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो उन्होंने उनकी जेबें और भर दी हैं इस बजट के अंदर 2 लाख करोड़ के बराबर तक की, ताकि आपके बिजनेस को एक बूस्ट मिल सके। और कोई इनकम टैक्स नहीं लगना 7 लाख रुपए तक। कंडीशन क्या है? कि आप नई रिजीम के अंदर में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो। ये नई रिजीम क्या है? नई रिजीम का मतलब है कि आप कोई 80C की 1.5 लाख रुपए वाली एलआईसी की पीपीएफ की डिडक्शन क्लेम नहीं करते हो, कोई मेडिक्लेम की डिडक्शन क्लेम नहीं करते हो। अगर वो नहीं करते हो ना, और आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक की है, तो आपको ना कोई टैक्स लगेगा ही नहीं न्यू रिजीम के अंदर। ऐसा प्रोविजन लेकर आई है गवर्नमेंट इस साल के अंदर। जरा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ना केवल 7 लाख रुपए नीचे वालों को उन्होंने कर दिया, ऊपर वालों को, यानी कि जिनकी इनकम हाईएस्ट टैक्स स्लैब में जाती थी, यानी कि उनकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर है। पहले सरचार्ज लगता था 37%, अब कितना लगेगा? 25%। यानी कि हाईएस्ट टैक्स का रेट इंडिविजुअल के केस में इंडिया के अंदर अब 42% से कम होके 39% आ गया है।
चुन्नू मुन्नू मात्र मात्र लोगों को इसका बेनिफिट मिल गया। और पीछे की कहानी जानने के लिए जरा एक बार टैक्स पेयर की डिटेल खोल के देखते हैं इंडिया के अंदर। आपको क्या लग रहा है, ये जो 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना, पूरे हिंदुस्तान को फायदा होने वाला है क्या, इससे कमाल होने वाला है एक बार ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक छोटा सा झुंझुना है जो दिया गया है। अच्छी बात है, दिया तो कुछ तो दिया, बट स्टिल जरा आंखें खोल के देखो, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन ना 130 करोड़ से ज्यादा है। और टोटल कितने लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं? मात्र 4 करोड़ 20 लाख लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। ये डाटा है 31 मार्च 2022 का। तो फिर 4 करोड़ 20 लाख में से भी ना 2 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे हैं जो रिटर्न तो फाइल करते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते, टैक्स जीरो। यानी कि सिर्फ कागजी कार्रवाइयां हो रही गवर्नमेंट के पास में। 4 करोड़ 20 लाख में से 2 करोड़ 80 लाख जो रिटर्न फाइल करते हैं वो निल वाली रिटर्न फाइल करते हैं, जो कि 67% है। तो कितने लोगों ने रिटर्न फाइल की पूरी इंडिया में? 130 करोड़ लोगों ने। मात्र 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने। 1 करोड़ 40 लाख लोगों में से भी 1 करोड़ 4 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम मात्र कितनी है? 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की। 30 लाख लोगों की इनकम 10 से 20 लाख की है, 11 लाख लोगों की इनकम 20 से 50 लाख की है, और 2 लाख लोगों की इनकम 50 लाख से 1 करोड़ है। और सिर्फ 1 लाख लोग ऐसे हैं इंडिया में 130 करोड़ में से जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। तो देख लो टैक्स के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है। तो कौन दे रहा है टैक्स? इनकम टैक्स। ये जितने भी कॉर्पोरेट्स है ना वो दे रहे हैं टैक्स, बिजनेसेस दे रहे हैं टैक्सेस। इंडिविजुअल एचईएफ के अंदर का तो मैंने खोल के बता ही दिया है आपको सारा का सारा, कि 130 करोड़ में से तो रिटर्न ही टैक्स वाली 1 करोड़ 40 लाख फाइल होती हैं। और ये गिनती में गिन सकते हो कितना टैक्स जमा होता है इंडिया के अंदर। हो गया क्लियर पॉइंट? आप कह रहे हो ठीक है जगमोहन, क्लियर हो गया, आगे बढ़ो। लीव इनकैशमेंट। देखो प्राइवेट सेक्टर में जब कोई इंप्लॉई रिटायर हो जाता है उसके बाद उसको ना इकट्ठी इतने सालों में, क्योंकि वो छुट्टियां ही नहीं करता था, छुट्टियां ही नहीं करता जी, महीने में कोई छुट्टी नहीं लेता, उसकी छुट्टियां इकट्ठी होते 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 इतनी हो गई, जब आखिरी में वो रिटायर हुआ तो पहले उसको ना 3 लाख रुपए तक नॉट टैक्सेबल होता था। गवर्नमेंट वालों के पास 25 लाख रुपए नॉन टैक्सेबल था, और ये प्राइवेट और गवर्नमेंट में इतना भेदभाव क्यों? गवर्नमेंट का चलो ठीक है, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर वाला भी, जैसे डायरेक्टर है वो भी तो एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के, उनको भी लीव इनकैशमेंट दिया आपने, तो उनको जब आपने फाइनली रिटायर किया, या प्राइवेट एम्प्लॉय है कोई, 25 लाख रुपए तक की लीव इनकैशमेंट टैक्सेबल नहीं है। कहाँ बताया? बजट के अंदर। और क्या बता दिया? अब इनकम टैक्स के स्लैब ना 3-3 लाख की रेंज के अंदर आ गए हैं। पहले 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20%, 15 से ऊपर 30%। पहले क्या था? 2.5 लाख का स्लैब था पिछले साल तक, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 5%, 5 से 5 से 7.5, ऐसे 5% की गिनती बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया? 2.5 की गिनती को 3 में डाल दिया, 1250 रुपए का और मुनाफा हो गया आपको, बधाई हो साल का। इसके अलावा इन्होंने 25% का स्लैब ही खत्म कर दिया, अब 20 के बाद सीधा 30 आ गया। और अगर 15 लाख से ऊपर इनकम है तो 30% टैक्स है। ये नए इनकम टैक्स के स्लैब हैं जो कि न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से है। अब न्यू टैक्स रिजीम ना डिफॉल्ट रिजीम है। क्या मतलब हुआ? न्यू टैक्स रिजीम एक डिफॉल्ट रिजीम है। अगर आप टाइम पर रिटर्न फाइल करते हो तो आपको ऑप्शन मिलेगा, आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हो कि न्यू रिजीम में जाना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट तो न्यू रिजीम के अंदर। ओल्ड न्यू में क्या फर्क है? ओल्ड वाली में ना आपको 80C वगैरह की डिडक्शन मिल जाती थी, अगर आप ऑथर हो तो उसके पैसे का डिडक्शन मिल जाती थी, आपको मेडिक्लेम की, एचआरए की, जानी कितनी डिडक्शन मिलती थी। वो न्यू रिजीम में सारी खत्म कर दी है, सीधा ही उठा के उन्होंने अप टू 7 लाख तक एग्जाम कर दिया है। एक बार आपने न्यू रिजीम को सिलेक्ट कर लिया तो अगले 5 सालों तक न्यू रिजीम ही चलेगी। इनका ना बड़ा क्लियर कट पॉइंट ऑफ व्यू है कि ओल्ड रिजीम को तो खत्म ही कर देना है। अब उससे क्या होगा? अब जो किसी वजह से हमारे कंट्री के अंदर लोग LIC PPF के अंदर 80C के चक्कर में कुछ तो सेव कर लेते थे, कुछ तो इन्वेस्ट कर लेते थे, आज के यंगस्टर ना वो भी नहीं करने वाले, वो भी नहीं करने वाले। पहले तो CA की सुन के, HR की सुन के कहीं ना कहीं कुछ सेव कर लेते थे। अब यंगस्टर क्या करेंगे? चल नया मोबाइल ले, एप्पल का फोन ले, ये खर्च वो खर्च, और ट्रैवल पहले से कर दे, पे लेटर पहले कर दे, अमेजन पे जा पे ऑनलाइन जाके सारी शॉपिंग वॉकिंग करके पैसे खत्म कर देने उन्होंने, और सेविंग कोई होनी नहीं है। तो इसका दूरगामी
प्रभाव पड़ने वाला है। किसका? इस चीज का, न्यू रिजीम का, कि सेविंग को तो पूरा का पूरा डिस्करेज कर दिया गया। अब सेविंग करना कितना इंपॉर्टेंट है, निखिल जी ने बताया है। नेट वर्थ की प्लानिंग करना, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करना, अभी नीलेश शाह जी भी आएंगे, वो कोटक से हैं। सेविंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो एटीसी के चक्कर में हो जाती थी ना, अब नए स्लैब आने के बाद वो जबरदस्ती वाले तो नहीं होने वाली। अब सिर्फ अवेयर और मैच्योर और समझदार लोग ही सेविंग करेंगे, बाकी तो उड़ा ही देने वाले हैं, क्योंकि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, सेविंग करनी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 लाख की लिमिट कर दी है, 10 करोड़ की लिमिट कर दी है। किसकी? अगर कोई आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया, यानी कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच दिया आपने। जब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच के दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते थे ना, तो कोई टैक्स ही नहीं लगता था। अब लोगों ने इस चीज का फायदा उठा ही रहे थे। गवर्नमेंट कहती ना, अगर आप 10 करोड़ तक का तो मैं आपको नई प्रॉपर्टी का बेनिफिट दे देती हूँ, 10 करोड़ से ऊपर टैक्सेबल है। उसी तरीके से अगर आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता, मान लो, लोग पता क्या करते थे पहले, लोग पहले ये करते थे, कोई स्टार्टअप बनाया, मान लो शार्क टैंक इंडिया में स्टार्टअप चल गया, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ गई, या किसी इन्वेस्टर को मिल गया, कंपनी की अच्छी खासी वैल्यू बढ़ गई, मजा आ गया, कंपनी जिसने शुरू की थी ना, वो अपने सारे के सारे जब शेयर बेच देता था, उसको होता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। अब क्योंकि वो अनलिस्टेड कंपनी है, स्टार्टअप वाली कंपनी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, उसके ऊपर उसको 20% टैक्स जमा कराना होता था। कहता है छोड़ना, 20% टैक्स क्या जमा कराना है, एक सेक्शन 54F है, उसके अंदर क्या करेंगे, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। ये 10-20-25 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ है ना, या 30-40 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, सारे मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद वाले जो स्टार्टअप वाले थे, जो वाकई नेक्स्ट लेवल पे चले गए, वो ना एक शानदार बढ़िया सी राइट लोकेशन के ऊपर सारा पैसा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते थे। कहते अभी तो बचा ना, अभी तो बचा, क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को फिर लैब देके लोन ले लेते थे, पैसा फिर आ जाता था, तो उन्होंने 20% टैक्स बचा लिया ना, और आने वाले समय के अंदर पैसे को लोन की तरह इस्तेमाल कर लिया, कैपिटल बढ़ेगी, प्रॉपर्टी की रेट बढ़ेंगे, उसको बेचेंगे और बच जाएगा। मजेदार सिस्टम चल रहा था, गवर्नमेंट को बर्दाश्त नहीं हुआ उन्होंने कहा ना जी ना, इस पे भी लगाम कस देती हूँ मैं। 10 करोड़ रुपए तक का ही लिमिट सैंक्शन कर दिया, किसने? गवर्नमेंट ने, इस बजट के अंदर, है ना। नई अमेंडमेंट, ध्यान रखो, प्रॉपर्टी बेच के नई प्रॉपर्टी खरीदोगे तो लिमिट 10 करोड़ तक की है। अब लाइफ इंश्योरेंस क्लेम, अब अगर साल में आपने 5 लाख रुपए का प्रीमियम पे करोगे, 5 लाख रुपए का प्रीमियम एक साल में पे करोगे, चाहे एक पॉलिसी का, चाहे एक से ज्यादा पॉलिसीज का। आप हो ना, आपका पैन नंबर है, आप कितनी पॉलिसियां ले रखी हैं, अलग अलग, छोटी छोटी, बड़ी बड़ी, सबका मिला के अगर 5 लाख से ऊपर का प्रीमियम होगा ना, फिर इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसे मिलेंगे, आज तक एग्जम्प्ट होते थे, कहते हैं ना भाई लाइफ इंश्योरेंस से जो पैसे मिल रहे हैं वो सारे एग्जम्प्ट है, अब एग्जम्प्ट कोई नहीं है अब टैक्सेबल हो गए, अगर आप ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करते हो 5 लाख या उससे ज्यादा की। हाँ, अगर डेथ पे पैसे मिलते हैं तो वो टैक्सेबल नहीं है। और अगर कोई भी ऐसी पॉलिसी है जो कि 1 अप्रैल 2023 से पहले इशूड हुई है, वो टैक्सेबल नहीं है। यानी कि इसके बाद जो पॉलिसियां इशू हो रही हैं, उन सब का प्रीमियम मिलाकर अगर 5 लाख से ऊपर का हुआ ना, तो उनके क्लेम आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाने वाले हैं, जो कि सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर एग्जम्प्ट हुआ करते थे। तो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड क्या था, असली सोना घर में रखते हैं तो चोरी होने का डर है, लॉकर में रखते हैं, लॉकर के लॉकर ही गायब हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम लेकर आई थी पहले कि अपने गोल्ड को ना, फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में ट्रांसफर कर लो। अब इसकी वजह से एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है कि अगर आप गोल्ड को ट्रांसफर करते हो, देखा जाए फिजिकल चीज हो तो ट्रांसफर ही रही है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, तो अननेसेसरली ना एक लैकुना आ गया था कि कैपिटल गेन लगता था 20% का। क्यों? पहले तो फिजिकल गोल्ड था, अब आपके पास वो पेपर है, तो वो टैक्सेबल था क्योंकि वो ट्रांसफर की डेफिनेशन के अंदर आता था। अब वो ट्रांसफर की डेफिनेशन में नहीं है, यानी कि अपने फिजिकल गोल्ड को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में कन्वर्ट करते हो एंड वाइस वर्सा, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। चलो ठीक है, क्लैरिफिकेशन दे दी, बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला सीतारमण जी। क्या क्या देख रहे हो, वहां वहां अमेंडमेंट लेके आ रहे हो जहां पता नहीं चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी, जहां चाहिए थी वहां तो लेकर नहीं आए हैं बताता हूं कहाँ चाहिए थी। चलो अभी नहीं बता रहा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, पहले वो बात करते हैं जो आपने की है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, कोई किताबें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। पहले ना 2 करोड़ की लिमिट थी,
अगर आप बिजनेस कर रहे हो, सेक्शन 44 AD के अंदर लिमिट बढ़ा के कर दी है 3 करोड़ की। अगर आप प्रोफेशनल हो तो लिमिट 50 लाख की थी, उसको बढ़ा के कर दिया 75 लाख रुपए। यानी कि आप बिजनेस कर रहे हो, आपके बिजनेस की सेल 3 करोड़ या उससे कम है, चुपचाप 8% प्रॉफिट डिक्लेयर कर दो। 3 करोड़ का 8% कितना हुआ? 16 लाख का प्रॉफिट डिक्लेयर करो, काम ही खत्म। लेकिन अगर आपकी पेमेंट बैंक से ऑनलाइन चैनल से आती है तो ये 8% नहीं है, 6% है। हाँ, 2 करोड़ की लिमिट 3 करोड़ तब मानी जाएगी जब कम से कम 5% या उससे कम में कैश रिसीव करते हो। अगर 5% से ज्यादा मात्र इनकम टैक्स रिटर्न में नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन 44 AD 8% कोई लेना देना नहीं बैंक में है कि नहीं है, तो लिमिट 2 करोड़ की है। लेकिन सच में बैंक में आ रहे हैं, सच में बैंक में आ रहे हैं और 5% ही कैश है, बाकी सारा का सारा बैंक में आते हैं, तो लिमिट 3 करोड़ हो गई है। जो चेक से पेमेंट आएगी उस पर 6% का प्रॉफिट है, जो कैश में आएगी उसके ऊपर 8% का प्रॉफिट है। प्रोफेशनल के केस में 50 लाख रुपए की इनकम है, 50% खर्चा अलाउड था, अब 75 लाख के ऊपर 50% खर्चा अलाउड, बाकी बैलेंस 50% को आपकी टैक्सेबल इनकम मान के टैक्स दे दो। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, एक लाइन में बोलूंगा, 2 करोड़ की लिमिट हो गई 3 करोड़ और 50 लाख की लिमिट हो गई 75 लाख की। कोई सवाल आएगा चैट बॉक्स में पूछ लेना। सुनो स्टार्टअप वालों, पहले 3 साल आप काम करते थे, जब तक समझ में आती थी कि स्टार्टअप लॉस में चला गया है तब तक उसका लॉस कैरी फॉरवर्ड करने का समय निकल जाता था। 3 साल में समझ आ जाती है कि ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, अब कोई और टेकअप करेगा ना इसको। अब लॉस कैरी फॉरवर्ड करने की लिमिट 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी है। धन्यवाद। आईटीसी ना CSR के खर्चे पे नहीं मिलने वाला। CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि आप ना जन कल्याण के लिए जो काम कर रहे हो, आपकी कंपनी है, 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट, अगर आपका प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है तो अपने 2% आपको कहाँ डालना पड़ता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। अब उसके चक्कर में जो आप सामान खरीदते थे आईटीसी, उसका आईटीसी ना आप क्लेम कर लेते थे। मान लीजिए किसी ने किसी से डायरियां मंगवा के, किताबें मंगवा के, टैक्सेबल किताबें मंगवा के और जनता में बांट दी। अब टैक्सेबल किताबें मंगवा ली, उसके ऊपर 5% का जीएसटी भी दिया। कॉर्पोरेट वाले क्या करते थे? वो जीएसटी चुपचाप अपना क्लेम कर लेते थे, कहते ना जो समाज कल्याण में पैसा लगेगा ना, उसके लिए जो आपने खर्चा किया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, इनपुट जीएसटी नहीं मिलेगा जो आप सीएसआर के ऊपर खर्चा करोगे। ठीक है, इनकम टैक्स में एज ए एक्सपेंस भी क्लेम नहीं होता, तो ले आया इसके ऊपर। आईटीसी का झगड़ा इन्होंने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ई कॉमर्स ऑपरेटर, हम में से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर क्या कर रहे हैं? एग्रीगेटर वाली साइट बना रहे हैं। नायिका को देखकर आपने भी तो बनाई है, आपने कई सारे रिटेलर को जोड़ दिया अपने मोहल्ले में, तिलक नगर से लेके और जाने कौन कौन से वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, वहां पर आपने जोड़ना शुरू किया, अपनी खुद एग्रीगेटर बना रहे हो और लोगों को ना बस जोड़ते चले जा रहे हो अपने साथ में। सावधान, आप जैसे अमेजन बनने की कोशिश कर रहे हो, फ्लिपकार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, तो अब जो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर आकर सेल परचेज करेगा ना, और अगर वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए लायबल था लेकिन अपने आप को अनरजिस्टर्ड डीलर दिखा रहा है, तो पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी। आप कह रहे हो मैंने जगमोहन 200 लोगों को ना अपनी वेबसाइट में जोड़ लिया, अब वो लोग मेरी साइट पे जाके खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। आजकल कर रही है ना कई सारी मैडमें जो हैं, उन्होंने अपनी ई कॉमर्स साइट बना ली है और आपस में क्या करती हैं, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, साड़ियां, जाने क्या क्या कर रही हैं। वो कहते हैं हम अमेजोन से कम है, हमने बना लिया है, और वो नॉन रजिस्टर्ड है। कईयों की तो टर्नओवर 40 लाख से भी ऊपर चली गई है, 20 लाख वाली है, या वो प्रोप्राइटरशिप में है ऑलरेडी और जीएसटी के लिए एलिजिबल है। हम ई कॉमर्स ऑपरेटर कहाँ ध्यान रख पाते हैं? गवर्नमेंट ने देखा ये तो बड़ी गड़बड़ चल रही है, लगाओ 10,000 की पेनल्टी। इस बजट के अंदर प्रावधान आ गया है, अगर आप एज ए ई कॉमर्स ऑपरेटर बनने की सोच रहे हो ना, तो टीडीएस का चक्कर तो था ही था, टीसीएस का, उसके अलावा अब ये भी ध्यान रखना, यानी कि जो भी आपकी साइट के थ्रू सेल करेगा ना, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो ले ही लेना। अनरजिस्टर्ड लोगों को अपनी साइट पर सेल परचेज करने देना खतरनाक हो चुका है, कल को पता लगेगा तो जिम्मेदारी आपकी। 180 दिनों में अगर हम सप्लायर को पेमेंट नहीं करते तो जीएसटी का क्रेडिट रिवर्स होता था। बड़ी मजेदार पॉइंट था पहले, उसको ना हमारी आउटपुट लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाता था। लोग क्या करते थे, उसको अपनी आउटपुट लायबिलिटी में ऐड कराया, बाद में और परचेज के बिल पकड़ के उसका इनपुट ले लिया। गवर्नमेंट कहती है 180 दिनों में रिवर्स होगा, लोग कहते हैं तुम डाल मैं पात, तुम कानून निकालो मैं उसका तोड़ निकालूंगी। अब गवर्नमेंट कहती है यार
तुमने तो हमें बेवकूफ बना दिया, उसी पार्टी का बिल कैंसिल करके दोबारा ले लेते थे आप और फ्रेश आउटपुट में से इनपुट माइनस कर देते थे। हैं चालाकियां, गवर्नमेंट ने ये चालाकी खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि अब ना जो 180 दिनों से आपने सप्लायर को पेमेंट नहीं की और उसका इनपुट ले लिया था, वो पहले जमा कराओ। एडेड वर्ड को पेड से रिप्लेस कर दिया। देखो सीता निर्मला रमन जी कितनी बारीकी में उन चीजों को अमेंड कर रही है जो किसी के ध्यान में भी नहीं है या जो बहुत ही बारीक हैं। और हम क्या कर रहे हैं, कच्चा पक्का बिजनेस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और गवर्नमेंट भी वो जो बड़ी बड़ी चीजें करनी चाहिए थी वो तो कर नहीं रही, बाकी छोटे से छोटे लूप प्लग करने में लगी हुई है। लेकिन कर दिया ना टाइम बारिंग जीएसटी रिटर्न। देखो आप तो टाइम पर रिटर्न फाइल करते हो इसलिए आपकी कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन जो लोग टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं करते थे उनको बोला है कि नहीं करते हो ना, जब हम आपके ऊपर चढ़ते हैं अब तब कर देते हो फाइल, फिर 2A जनरेट हो जाता है। 3 साल की लिमिट है, अपर लिमिट 3 साल की है, इसके ऊपर कर ही नहीं पाओगे, यानी कि इंटरेस्ट पेनल्टी या डैमेज। तो जो बेईमान थे, जो पकड़े जाते थे, उनकी भी अपर लिमिट 3 साल हो गई। तो आपको चिंता करने वाली कोई जरूरत ही नहीं है, आपकी रिटर्न टाइम पर फाइल होनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड अप्लायंसेस। मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, नेक्स्ट स्पीकर भी मुझे लगता है आ गए हैं, तो मैं जरा 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ आपको। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड अप्लायंस इंडस्ट्री वालों, आपके लिए खुशी की बात है कि कस्टम ड्यूटी ना रिड्यूस कर दी है। जो लोग मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, किचन चिमनी की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसमें कुछ पार्ट्स थे जो बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, तो ड्यूटी कम कर दी। जेम्स एंड ज्वेलरी वालों के लिए जो कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है, जैसे कि लैब ग्रोन डायमंड, असली डायमंड कम हो रहे हैं, लैब में उगे हुए डायमंड के लिए कुछ सीड्स हैं जो बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, उसकी ड्यूटी कम कर दी गई है। इसी तरीके से केमिकल वालों के लिए भी कुछ चीजों के ऊपर ड्यूटी कम कर दी गई है, ये आप डिटेल में देख लेना। ऑटोमोबाइल वाले तो बड़े खुश हैं, उनकी तो हालांकि बेसिक कस्टम ड्यूटी कुछ व्हीकल के ऊपर इंक्रीज किया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर, ताकि बाहर से ना आ सके व्हीकल, अपने इंडिया में बने, मेक इन इंडिया बने। और एट द सेम टाइम जो आप यहाँ पर इंडिया के अंदर जो बना रहे थे ना, लिथियम आयन सेल इंपोर्ट करने पड़ रहे थे आपको, क्योंकि आप ईवी व्हीकल बना रहे हो, बैटरियां बना रहे हो, तो उसके ऊपर भी कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट इंकरेज करना चाहती है ताकि वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो। रेल के प्रोजेक्ट पे अच्छा खासा बजट दे दिया, और वाटर ट्रांसपोर्ट को तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इस बार इंकरेज कर रही है ताकि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम आए। उसके लिए बहुत सारी स्कीम है। तो बिजनेस ओनर जरा देख लो, वाटर ट्रांसपोर्ट के केस में भी डाइवर्सिफाई करना है क्या? अगर आप वाटर ट्रांसपोर्ट में ऑलरेडी हो तो क्या कर रहे हो, बजट को ध्यान से देख लो। ट्रांसपोर्ट वालों के लिए एक अच्छा ज्वाइंट वेंचर करने का पॉसिबिलिटी आ गई है, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने का समय आ चुका है। और फिनटेक, जैसे पेटीएम होता है वो फिनटेक है, ऐसे बहुत सारे फिनटेक है। फिनटेक को तो गवर्नमेंट ने इस बजट में ना भर भर के सुविधाएं दी हैं कि आओ सामने आओ बनाओ। जैसे आधार, पीएम धन योजना, वीडियो केवाईसी, इंडिया स्टैग, ये सब डिजी लॉकर की बात की गई है। समय ज्यादा नहीं लूंगा मैं, तो अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि ये है ब्रॉड अमेंडमेंट जो आपके केस में एप्लीकेबल हैं, जो मैंने आपको बताई। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम एक साथ क्वेश्चन ले लेंगे। तो हमारे नेक्स्ट स्पीकर आई एम श्योर आ चुके हैं। तो टाइम ऑलरेडी 4:36 का हो गया है, तो उनके पास बड़ा लिमिटेड टाइम है। ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ Kotak Mahindra. Over to you, the program coordinator. Like this is all from my side. And में ना क्वेश्चन आंसर ले लेंगे jointly. Over to you. Thank you. Thank you, Jagmohan sir, for that insightful session. There were a lot of key takeaways from there, and I'm sure it's going to be very useful for each one of us. Our next speaker is the Group President and MD of Kotak Mahindra Asset Management Company. He is also a part-time member of the Economic Advisory Council to the Prime Minister. I would like to welcome Mr. Nilesh Shah, who will be covering the budget 2023 from a holistic point of view. Over to you, Nilesh sir. Thank you. Good afternoon to everyone. I will say in Bollywood terms how this budget is. This budget is like Bahubali movie. In that movie, Amarendra Bahubali from one bow shoots 3 arrows and hits 3 targets. The finance minister in this budget has acted like Bahubali.
first arrow she shot was for infrastructure development. Last year, we had a record allocation of 7 lakh crore for infrastructure creation. This year, it is 10 lakh crore. It is higher than what everyone was expecting. Why this allocation is necessary? Because since independence, we have only seen our peers running ahead of us. In 1947, we were ahead of Japan. Today, they are way ahead of us. In 1960, we were at par with South Korea. Today, they are ahead of us. In 1980, we were equal to China. Now they are ahead of us. We moved forward, but others jumped over us because their infrastructure was better. We couldn't build our infrastructure despite inheriting the best infrastructure in Asia when Britishers left us. What was built from 1947 till 2013, over 67 long years. Now we are planning to build between 2014 to 2024. We had 80,000 kilometers of highway in 13. 24 will have 1,65,000 kilometers of highway. We had 2,25,000 gigawatt of power capacity in 13. We'll have 4,35,000 gigawatt of power capacity in 24. We had 20,000 kilometers of railway track electrified. We'll have 50,000 kilometers of railway track electrified by 24. We were mining 600 million tons of coal. We will be mining billion tons of coal in 24. We had 50,000 medical seats in 13. We'll have 95,000 medical seats by 24. If we want to build in 10 years what we took 67 years to build, money is needed. And thanks to Finance Minister, that money was provided in this budget. COVID, inflation came together to hit lower middle class and poor people. Rich class didn't suffer much in COVID, but the poor and lower middle class suffered heavily. They need to be provided some support. And in this budget, there is a tax concession of about 35,000 crore for taxpayers. This hopefully will aid consumption, which has remained subdued for last 2 years. There is a proverb which says, "Jitni chaddar ho, utne hi pair phailane chahiye." We cannot burden our kids with debt. No parent would like to secure their present by pledging their kids' future. That's where we needed to cut our fiscal deficit. We are reducing deficit by 50 basis points this year and committing to reduce by 140 basis points over next 3 years. So with one budget, Finance Minister is giving money for investment, giving support to the consumption, and also ensuring that we maintain path of fiscal prudence. That's why it is a Bahubali budget. This is also a budget for Kal, Aaj aur Kal. The Kal, the yesterday, we were left behind because our infrastructure was not keeping pace with our peers. That I explained earlier, how 67 years work is now getting replicated in 10 years. In the city of Mumbai, from 1853 till 2013, about 190 kilometers of railway track was laid. From 2014 to 2024 or 25, 310 kilometers of railway track is being laid. What's happening in Mumbai is happening in all other cities. Hopefully our cities will have better infrastructure, our country will have better infrastructure.
And that is how we will correct our yesterday's mistakes. The second thing is ease of doing business. Our entrepreneur is modern day Abhimanyu. In the Mahabharata, Abhimanyu by his choice went into Chakravyuh. And Jayadratha stopped Pandavas from entering Chakravyuh and shut it down. Abhimanyu was single-handedly fighting Kaurav. While he was fighting, he was always under the hope that my uncles, my brothers, my cousins will come to rescue me. In Kali Yuga, our entrepreneur Abhimanyu is born in Chakravyuh. He doesn't go by choice there. He's born over there. And obviously he has to fight Kauravs, which is competition, price volatility, demand supply match, and so on and so forth. Every entrepreneur is born to fight Kaurav. But in India, he also fights Pandav. The compliance burden, the regulatory burden, the numerous returns filing. Today, we inaugurated our branch in Fort. It's on ground floor on the main Sir Homi Modi Street. And I asked my team, why are we not putting a television where we can display our advertisements, our NAVs, and so on and so forth? And my colleague replied, sir, we need permission from RTO, we need permission from BMC, and RTO guys will always come and complain that because of your small television on your door, traffic is getting stopped, people are stopping car to watch our television, and hence it is a disturbance. And you know how you have to settle these matters. Now, can you imagine this kind of conditions in any other parts of the world? If you have to open a restaurant, you require 56 permissions. How can our Abhimanyu win when he has to fight Kaurav as well as Pandav together? This budget is trying to improve ease of doing business. 39,000 compliance burden has been reduced. That is the budget claim. We have to go and check whether that has really happened on the ground or not. But I do believe Finance Minister is honest in trying to reduce compliance burden. About 3,000 odd provisions have been decriminalized. When I joined the board of a company, I was given a refresher. And the one thing which struck me, that in a factory, if inflammable material barrel was kept uncovered, I could go into jail. Let me repeat, a public sector, a public company's director, non-executive director, independent director could go to jail if in the factory someone kept an inflammable material barrel uncovered. Now imagine if you have to take material out of that barrel, how will you do it? You have to uncover it. Someone would have clicked a photograph and I would have said, sorry, Nikhil, I'm in Arthur Road jail. I won't be able to attend. My crime is that I was sitting on the board of a company where a factory man removed the cover of barrel to take inflammable material out. This is the Abhimanyu we are troubling, we are burdening. But at least in this budget, we are taking several steps to ensure that our Abhimanyu can survive. We have a long distance to cover to support Abhimanyu. Let us hope and pray that our yesterday's mistakes will get rectified today itself. How are we supporting our Aaj? It's a budget which is growth multiplier, but with prudence. It's a car which is driven by pushing accelerator, but with one hand on handbrake and one leg on the brake. This journey is going to become tough because of the global situation, and which is where we need a perfect balance between speed and braking. This budget is creating multiplier through infrastructure spend, through consumption boost, through improving ease of doing business, through supporting manufacturing,
through supporting small and medium enterprises. Obviously, announcements are good. Execution has to be impeccable. And finally, this budget is focused on Kal, the future. As I mentioned, no parent wants to burden their kid for securing our present. In this budget, through fiscal prudence, we are putting less burden on our kids. And against the debt, we are also giving some assets to them in the form of road, highway, port, telecom tower, and so on and so forth. In India's Kundli, Rahu Kalam starts when oil prices go higher. We spend $100 to $150 billion for import of oil. And we are thankful to millions of workers who toil in Middle East and other countries and send $100 billion back. हम उनके पसीने से अपना oil खरीदते हैं. Now, one can logically complain to God कि भगवान भारत के लेफ्ट में सबको ऑयल दिया, तेल दिया, राइट में सबको तेल दिया, बीच में क्यों भूल गए आप? हमने कौन सा पाप किए थे? And God will legitimately reply कि बेटा तूने कोई पाप नहीं किया था, and मैंने तुम्हें सबसे अच्छी चीज दी है, which is 12 months of solar power, no pollution. You have to tap unlimited solar energy. Fortunately, we have Kutch and Rajasthan desert, where we can get as much land as we want to produce solar energy. Now, Government of India is securing our future, ensuring that in future Rahu Kalam doesn't start, by investing in green hydrogen. India is already consuming more green hydrogen than it is consuming oil and gas in the global ranking. Now we are putting 19,000 crore to promote green hydrogen. 5, 10, 15, 20 years down the line, our kids will live in India where there will be no need for oil and gas or thermal. The AQI in Mumbai and Delhi will be lower than what it is today. We will all breathe without air purifier. We won't be spending 100, 150 billion or $200 billion for import of oil. And massive solar energy in Kutch and Rajasthan will be breaking water into oxygen and hydrogen and meeting India's energy demand with zero pollution. We are telling the world that we are believer of Vasudhaiv Kutumbakam. By pursuing green hydrogen, we will make environmental safer, will live better tomorrow, better world for our kids tomorrow than today. This is the budget जो कल, आज और कल तीनों को सवार रहा है. Finally, one can say, नीलेश भाई बजट अगर इतना बाहुबली था, इतना कल, आज और कल था, तो मार्केट इतना नीचे क्यों? So इसके लिए एक और मूवी याद आती है, डॉन करके. Not शाहरुख खान वाला डॉन. For my generation, Amitabh Bachchan is the Don. Right, Nikhil bhai? Absolutely, absolutely. So, and there was only one Don. Shah Rukh Khan के केस में Don 1, Don 2 भी आ गया. हाँ, मतलब हमारे लिए एक ही Don है, because we are oldies and we love Shah Rukh Khan, but Amitabh Bachchan is the greatest. So, when Don was made, it was made by a director called Chandra Barot. And he made the movie, showed it to people, and people didn't like it. Then someone suggested that you put a song called Khai Ke Paan Bana Raswala. That song came and the movie was re-released and it became the biggest hit. Today also, if you watch Don, you realize it was a movie ahead of its time, truly entertaining. Many a times at first sight, you don't like something. It takes time to understand what has been given to you. Like Don, this budget probably got covered
by non-budget event in the market. That saga impacted all the good things of the budget. But eventually Dawn became a mega hit. Same way, I'm quite confident that this budget will also become a mega hit. This is the budget which is putting India onto its growth path. In 2014, we were 10th largest economy. In 2022, we have become 5th largest economy. IMF says in 2028, we will become 3rd largest. We believe we'll become 3rd largest in 2030. Some Angrez is saying that nahi bhai, aap 2032 mein banoge. But everyone is saying that India will become 3rd largest economy. As economy grows, all of us will benefit. Rising tide will lift everyone's boat. किसी का थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, किसी का थोड़ा कम बढ़ेगा, किसी का जल्दी बढ़ेगा, किसी का देरी से बढ़ेगा. But the rising tide of India will lift everyone. And with this Bahubali and Kal Aaj or Kal Bachat, I can reasonably assure that our kids will live in a far better India than what we are living today. Thank you. Thank you, Nilesh Bhai. It's always a treat and a pleasure to listen to you. Extremely insightful session. Thank you so much, Nilesh Bhai. Kimberly, you want to take it up? Nilesh Bhai, do we have some time for question answers, or I mean, one question actually. I have to leave in 2 minutes. Okay. Amay, if you want to take up some. Yeah. So as of now, Nilesh sir, there is no question for you right now in the chat box, but I'll take the liberty to just ask the question that, as you mentioned about how the budget was, and as the reference of Dawn, the reference of Mahabharata and everything was amazing stories. I'm sure that, you know, they will love it. About the event which you said that is also taking a center stage apart from budget, do you want to share some thoughts on that? Because everybody would like to. So, none of the mutual funds have any exposure to this group. Okay. Now, on paper, there is 26,000 crore exposure, but a lot of it is in index fund where we have to copy index. We don't have a choice. And a lot of it is in arbitrage fund where we buy cash and sell future. So while on paper, 26,000 crore looks very, very large, in reality, this exposure is passive exposure or arbitrage exposure. And some amount of investment is in Ambuja Cement or ECC, which was continuing long before they became Adani Group company. Now, why didn't we invest into this group? Didn't we like the business? Answer is no. We like the business. I have seen Mundra Port several times, fantastic port. ACC Ambuja cement plant, we have used that cement and we know the plants are real. Every time we travel via Mumbai airport or Ahmedabad airport or other airports, we know airport is working. We get our electricity from Adani Electricity, Adani transmission lines we see. So there was never a doubt on the business side. It's a fantastic business. It's a fantastically run business. The challenge was always on the valuation. What we thought was fair value, prices were ahead. By the time we raised our fair value, prices went further ahead. So we could never catch up the prices because we always thought it was ahead of its fundamental. Now reversal has occurred. Some of the stocks have fallen below its fair value. Now, please remember, Amey bhai, अगर 100 रुपए की चीज 50 में मिलती है, उसका मतलब ये नहीं कि मैं 50 में खरीदूंगा. अगर मुझे लगता है ये 30 में भी बिक सकती है, तो हम तो 30 में खरीदेंगे, 50 में क्यों खरीदेंगे? Absolutely. So it's a game of chess where sellers also know that few things they are selling of 100 rupee worth at probably 70 or 80. And buyers are greedy saying that 50 mein bech. So that's a chicken and egg story continuing. But I don't think so. There is a lot to worry by investors. Businesses are real. Valuations were ahead of fundamentals. Now they are correcting.
and there's a lot of noise going around. But we all know that in the short-term market is like voting machine. Flows determine what happens. If there is bigger selling, prices come down. If there is bigger buying, prices go up. But in the end, fundamentals matter because market is like weighing machine. जितना weight होगा, उतना ही भाव दिखेगा. And I was Thank just you, saying, sir. ultimately, નિલેશભાઈ, ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ કે ભાવ ભગવાન છે, તો ultimately ભાવ will determine the value. I mean, the markets are God actually, end of the day, in the long run. So Absolutely. they will, yeah. And Chalo. thank you, Nileshbhai. Thank you, Nilesh sir. Thanks a lot. Thank you for your time and and it was a pleasure to have you and Jagmohan ji with two merit matlab rank holder chartered accountants to be part of that panel. Thank you so much, Nilesh bhai, for taking time out थैंक of यू your. नीलेश जी, आपके आने से ना वो जो एक सीरियसनेस और इम्पोर्टेंस और जो राइट व्यू है ना इन फॉर्म्स ऑफ स्टोरीज, तो इतने दिलचस्प तरीके से सही तरीके से स्टोरीज बताते हैं ना, बिल्कुल कनेक्ट हो जाती है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. Thank you. Thank you Thank you, so sir. much. Thank you, sir. So Nilesh has actually left. He has to go for a meeting. I'll just carry on with a couple of questions we have for Jagmohan sir. Sir, should I start off? Yeah, please. Okay. Sir, So the first question- Jagmohan sir, Yeah. if you can spotlight three of us, na, मतलब आप, मैं और हम, तो Okay, we will let be me do able that. to, yeah. Yes, I had done that. Yeah. And you yourself also, And sir. yourself also. The three people can come on the screen. Yes, this is done. Yes, perfect. Great. So, sir, the first question is from Mr. Hari Agarwal. He's asking that the MSME thing which you covered, that the payment has to be made before 31st of March. Is it only for registered MSME or any MSME? Any MSME. Okay. Okay. Great. So the next question is Mr. Banish Rudrapa. I'm so sorry for pronunciation mistake. If we select old tax regime, the tax slab is against the taxable income or the gross income before tax? This is the before tax. Okay, let me. So gross income basically. Gross income basically. Let me understand in a different way. So if all tax regime is selected, the tax slab is against taxable income or gross income before tax. I would like to clarify here. First of all, I have already answered, but the point to be understood is who will opt for the old regime? Those who are going to opt for the old regime, and this regime was actually about to go. ये जाने ही वाली थी. Somehow कुछ कंसल्टेंट हैं, कुछ डिस्कशन वाले लोग हैं जिन्होंने इसको रोक लिया. किसको? ओल्ड रिजीम को. ये ना थोड़ा सा इंतजार कर लो, अगले साल तक नॉन ल्यूक्रेटिव हो जाने वाली है क्योंकि कुछ फर्दर अमेंडमेंट इसके ऊपर और आने वाली है. तो इसको तो जाना ही जाना है. तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के जरिए आप सबको बोलना चाहता हूँ, अब ना न्यू रिजीम के अकॉर्डिंगली अपनी टैक्स प्लानिंग करनी शुरू कर दो. ओल्ड बड़ी जल्दी जाने वाली है. So in today's term, I mean, this is a question from my end. In today's term, who are the business owners who should opt for, according to you, old regime? I mean, though I understood that, of course, you should plan for future and, you know, plan how your business will suit the new tax regime. But in, say, for FY24, we have to say, who should opt for the old regime? See, step number one, first of all, today calculators are available, even available on gsa.net.in. You just go there and put your income, and whichever the regime giving the minimum tax, you should opt for that regime. That is one. But fundamentally, if I have to answer to your question, those who are still using many deductions which are available to them, specifically senior citizen, specifically business owner who are running the business under the proprietorship concern. So they are having like Mediclaim, ATC, and then ATCCD, that is the pension scheme, new pension scheme, NPS. For all those, it become beneficial. Otherwise, for the recently employed people,
who are getting a salary in the range of 50,000 to 60,000 or maybe 70,000, straightforward they are going for the new regime. Thank you, sir. So there is question from one of the attendees. He's asking that if the TCS for international tour is 20%, sorry, I think so he has not completed his question. I think if the TCS for international tour is 20%, he's asking in this way, yes, the TCS rate has been increased for the international tour from 5% to 20%. 20%. Yeah. Okay, now I think so he has completed his question. Applicable when they go through a tour agent here in India, and what if they pay directly? Yes, absolutely. Now SOTC, Thomas Cook, they are going to badly impacted by this. What people will be doing, Mr. Selvam, they will be doing the same thing as you are doing. They will be trying to do maximum booking at their own, because everybody would like to save the taxability. They know the hotel need to be booked, they know that need to be booked. And even the companies are coming with this kind of schemes that, yes, now going through a tour agent has become costly. So it is clear indication that they want to promote the domestic tourism. Oh yes. Kerala भेजेंगे सभी को. So I'll just request all the attendees once again that if you have any question, please type it in the chat box. We would be more than happy to take the questions for Nikhil sir as well as for Jagmohan sir. Nikhil sir, till that time, since you yourself is an entrepreneur, would you like to ask any question? Okay. Hanji, yes. Yes. जगमोहन जी, मैं श्याम सुंदर अग्रवाल. ये जो अभी LIC की मैच्योरिटी पे जो टैक्सेबल किया है इन्होंने, 1 अप्रैल 23 के बाद की पॉलिसीज पर है ये. यस. तो अल्टीमेटली ये डिस्करेज करने का क्या लॉजिक है गवर्नमेंट का? इस तरीके से ये जो इंश्योरेंस को ये तो डिस्करेज कर रही है गवर्नमेंट. देखो, इसको ना इस तरह से समझते हैं श्याम सुंदर जी, आपको याद होगा आज से 2-3 साल पहले ना जो यूलिप प्लान थे, यूनिट लिंक्ड इक्विटी प्लान, उसके अंदर ना ऑलरेडी गवर्नमेंट ये अमेंडमेंट लेके आ चुकी है कि अगर आपका प्रीमियम पेड 20% ऑफ द सम एश्योर्ड से ज्यादा है, आपको याद है वो सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज आई थी कि इकट्ठा पे वो इतने साल बाद इतने पैसे मिलेंगे. वो बेसिकली क्या बोल रहे थे, इकट्ठा पैसा दे दो, जब इंश्योरेंस से पैसा आएगा ना सारा एग्जम्प्ट होगा. तो इस तरह से जो रिच लोग थे उनको मेन फोकस से डाइवर्ट कर रहे थे, क्योंकि इंश्योरेंस का पर्पस क्या होता है, लाइफ को इंश्योरेंस करना. तो लोगों ने इसको बिजनेस बना दिया था. तो गवर्नमेंट यूलिप से तो हटा ही चुकी है 2-3 साल पहले. अब उन्होंने देखा कि अब LIC कंपनी, ICICI या बाकी सभी लोग ना कुछ नई स्कीमें निकाल रहे हैं. जैसे एक स्कीम है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, उसमें प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो डायरेक्टर होते हैं ना, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा भी वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के अंदर सेक्शन 37(1) के अंदर एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस के अंदर दिखा के इनकम टैक्स में तो पूरे खर्चे की रिडक्शन मिल जाती थी, और 5 साल के बाद उसको असाइन कर देते हैं. फिर जिसको रेसिपिएंट होता है, जब उसके पास पैसे आते हैं वो सारे एग्जम्प्ट होते हैं और प्रीमियम पे करते हैं मोटा. अब मोटे की डेफिनेशन क्या है, यानी कि बिग अमाउंट. नाउ गवर्नमेंट ने ये सोचा कि द बिग अमाउंट इज 5 लाख. दैट मीन टू से generally those people who are genuinely paying the premium for the purpose of the insurance, they think 5 lakh is the reasonable amount. Above it, people are taking a disadvantage of the existing income tax exemption, इसलिए वो लेकर आए हैं. No, I think Shyam Sundar ji, we've seen this, Jagmohan ji, that बहुत मिससेल किया जाता था रिटर्न्स को, और मिससेल किया गया, मिसयूज किया गया ये टैक्स फ्री क्लॉज को. जो एक पॉइंट जो जगमोहन जी का था वैलिड था, और वो मैं भी अग्री करता हूँ कि इंडिया में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम ना होने के कारण एक इंसेंटिव था लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का, और खुद को मतलब मान लीजिए रिटायरमेंट के लिए NPS में आपको डिडक्शन है. Now with new regime at some point of time, insurance is a matter of solicitation. ये तो publicize किया ही जाता है, but इतनी. Yes, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. अभी तक 80C का, हाँ कुछ ब्रेक हो रही है सर. 80C का चार्ज था तो फिर भी आदमी इंश्योरेंस लेता था. और सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो बिजनेसमैन के लिए कोई पेंशन है ही नहीं.
कोई आफ्टर रिटायरमेंट कहीं कुछ ऐसा अरेंजमेंट नहीं कि वो कैसे काम करेगा। आज लॉन्गेविटी इतनी बढ़ती जा रही है और मेडिकल एक्सपेंस इतने बढ़ रहे हैं, तो लंबा जीने के लिए भी पैसा चाहिए। तो ऐसी कोई सोशल सिक्योरिटी बिजनेसमैन के लिए पहले से ली थी, और बीमा बड़ी खुशामद से बिकता था हमारे यहाँ, क्योंकि हमें इंश्योरेंस ब्रोकिंग ऑल्सो। तो मुझे लग रहा है कि बड़ा लोग अब कैसे काम करेंगे, जैसे आपने कहा यूथ भी अब वो दूसरी तरफ डाइवर्ट होंगे। तो इस पे अल्टीमेट लॉजिक क्या है गवर्नमेंट का इसको? I think one logic that I see na, is across the globe actually, and if you see even pension में from benefit से लेके benefit based था पहले, अब contribution based हो गया है कि government doesn't want to take any responsibility of any individuals, and I think this is a era of where we'll have to take care of ourselves. Yes, I agree with your point that it's going to be a detrimental thing. जगमोहन जी ने भी एक जिक्र किया कि वो छोटे लोगों को एक इंसेंटिव होना चाहिए था, जिससे जबरदस्ती पॉलिसीज लोग ले लेते थे, कुछ कारण से सेविंग कर लेते थे. But I think this era is going to be about you have to take care of yourself. So yeah, Amay, you can take the next question. Last question मुझे से Yes. एग्रीकल्चर इनकम आज भी टैक्स फ्री है ना? करेक्ट, आज भी टैक्स फ्री है, यू आर राइट. और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो तमाम सारा अर्निंग करते हैं, उनको अपनी जड़ में लेने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ किया है? जो ना तो पैन के दायरे में है, या वो किसी भी दायरे में नहीं है, जीएसटी के भी दायरे में नहीं है, और दे आर मिंटिंग मनी. तमाम छोटे एंटरप्राइजेस हैं जो इसी बात पर छूटते हैं कि हम बहुत छोटे हैं और हम पे टैक्स नहीं लगना चाहिए. हाँ, तो उसके लिए बस एमएसएमई वाला एक ही प्रोविजन आया, 2 करोड़ से 3 करोड़ वाली जो 44AD वाला सेक्शन आया है इस बार के बजट में. बाकी तो देखो, जब इनकम टैक्स रिटर्न लोग फाइल ही नहीं कर रहे हैं, टोटल 1 करोड़ 40 लाख की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल हो रही हैं, तो हम बात क्या कर रहे हैं? अभी भी इंडिया में कल्चर यही है, कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहा. कर भी रहे हैं तो बैंक का लोन लेने के लिए, या विदेश यात्रा करने के लिए, या हाउसिंग लोन लेने के लिए. बस यही कुछ चक्कर है जिनके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल हो रही है. तो कौन कर रहा है फाइल? जो कॉर्पोरेट्स हैं या जो अब रिजीम के अंदर आ रहे हैं. बट श्याम सुंदर जी, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से सुधार लेके आ रही है ना चीजें, सुधार लेके आ रही हैं, तो उससे कंप्लायंस बढ़ने वाली है. खास करके फिनटेक जैसे आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया. अब फिनटेक ने ना बड़ा काम कर देना है, क्योंकि छोटे छोटे गांव में भी हर जगह के ऊपर जो ऑनलाइन मनी ट्रांसफर होनी है ना, तो ये सभी लोग ट्रांसपेरेंसी के अंदर आ ही रहे हैं, तो इनकम को छुपाना पॉसिबल हो नहीं पाएगा. थैंक यू जगमोहन जी. जगमोहन जी, एक्चुअली आपके प्रेजेंटेशन के वक्त आपने बोला था कि I have covered some part what are the good things for the budget, but you have missed out on something what is not so good. So Mr. Prasad Pujari wants to know that since you had kept it incomplete, if you can throw a light on that. Oh yes. यहाँ ना ऊपर से उन्होंने 7 लाख की इनकम तक एग्जम्प्ट कर देंगे वो बोल के इसको पॉपुलिस्ट बजट बना दिया, लेकिन उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट कोई खास नहीं है. जैसे कहते हैं ना कि कुछ छोटा सा जैसे एक लड्डू दे दिया. जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ना, जैसे LLP कंपनी है, वहां पर 30% का टैक्स का रेट है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वहां पर 22% का रेट का टैक्स है. तो 8% का फर्क ये है. हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि LLP का टैक्स भी 22% कर दिया जाएगा, फिर तो समझ आती. क्योंकि आज की डेट में यही झगड़ा चलता रहता है कि हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाए कि LLP बनाए. अब प्राइवेट कंपनी में डिविडेंड टैक्स लगता है, LLP में नहीं लगता, लेकिन 8% टैक्स फालतू लगता है. अगर उसको वो रैशनलाइज कर देते ना, तो एक बहुत बड़ा काम होता. दूसरा, ये जो कैपिटल गेन टैक्स है, वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल हो चुका है आज की डेट के अंदर. शेयर्स के ऊपर टैक्स के अलग अलग रेट दे दिए इन्होंने. 1 लाख तक नहीं लगेगा, उसके ऊपर लगेगा. इतने सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इतने लोग अब इन्वेस्टमेंट्स के अंदर कर रहे हैं. तो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक ये बोल रखा है कि 3 साल तक जी आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगाएंगे, आप कोई भी 3 साल चूज कर लो. अब पहले 3 साल में वैसे ही लॉस होता है, उसके बाद जब प्रॉफिट में भी कंपनी आती है तो वो फर्दर इक्विटी इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, तो वहां पर कैपिटल गेन लगता है. उनको बेनिफिट देने की जगह वो जो सेक्शन 54F था
वो भी 10 करोड़ के ऊपर उन्होंने कर दिया। यानी कि जो सही रुपीस की टर्म्स के अंदर बेनिफिट देना चाहिए था, भाई जीएसटी की कलेक्शन 25% बढ़ गई है आपकी, और इसके अलावा ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो कर रही है आपकी, तो रियल सेंस के अंदर आप बेनिफिट दो ना। ये सारा का सारा पैसा डाइवर्ट करके वो गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर ही ले गई है, जैसे 10 लाख करोड़ का या 2 लाख करोड़ का लोन अवेलेबल करवाना। तो ये सरकार ना लोगों को कर्जाई बनाना चाहती है। जब लॉकडाउन आया था उस दौरान भी अमेरिका या बाकी कंट्रीज ने रियल हेल्प की थी, रियल। हमारे वालों ने क्या किया, लोन चढ़ा दिए सभी के ऊपर। सारे दर्द से तड़प रहे हैं जिनको 20% एक्स्ट्रा कोविड का लोन मिला था, कि पहले साल इंटरेस्ट देना था, अगले साल इंटरेस्ट और ईएमआई देनी थी। और बैंकों ने भी जो मोरेटोरियम पीरियड दिया था कुछ 6-7 महीनों का, तो उसके बाद सडनली एक ही बार में सारे पैसे मांग लिए। दिखाने वाली चीजें और है, करने वाली और है, नहीं चक्कर में फंसा ही है। तो ये कुछ मेरे दर्द थे जो मैं लेके आना चाहता था। तो असली में हमारे लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया एमएसएमई या बिजनेस ओनर के लिए, ये सिर्फ दिखाने वाली चीजें ही हैं। Thank you, sir. But as Mr. Nilesh Shah said, I'm sure that the government will work on this, and we will rationalize most of these things coming in coming years. I hope. हाँ, you are expecting 1 साल और है। Right. So there's one question about MSME loan again, that Mr. Piyush Agarwal is asking that earlier this loan was given 20% of your bank limit. Is it now increased to 40%? नो, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं आया इस बजट के अंदर। Okay. And there is next question from Mr. Bharat Jain. He's asking that government has given some provision for green credit program to incentivize the environmentally responsible companies. Can you throw a light on that? अभी इसके ऊपर ना प्रॉपर गाइडलाइंस रूल्स जो कि मेमोरेंडा एक्सप्लेनिंग द बिल है वो अभी पब्लिश नहीं हुई है। यानी कि उन्होंने अनाउंस किया है, मेमोरेंडम के अंदर बताया है, लेकिन गाइडलाइंस जैसे ही आएंगी भरत जी मैं शेयर करूंगा आपसे। थैंक यू सर। बजरंग गर्ग जी ने कुछ रेज किया है अपना हैंड। ओके, किम्बर्ली इफ यू कैन अनम्यूट हिम। या सर नमस्कार, जगमोहन जी नमस्कार। नमस्कार बजरंग सर, नमस्कार। मैं तो सिर्फ श्याम सुंदर जी की बात के सपोर्ट कर रहा हूँ कि टैक्स पेई को जो ना गवर्नमेंट ने कोई सोशल सिक्योरिटी देनी कभी जिंदगी में सोचेगी या नहीं सोचेगी कभी? लगता तो नहीं। अभी आपने कहा, साहब ने भी कहा था अभी कि यू हैव टू थिंक योरसेल्फ फॉर योर फ्यूचर। 60-70 की एज में आकर के बंदा अपने फ्यूचर के लिए क्या सोचेगा, ये बताओ ना। एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो है। राइट, वैलिड पॉइंट है आपका, वैलिड पॉइंट है। लेकिन व्हाट सो, सच्चाई तो आज की यही है कि अब हर किसी को अपनी किस्मत ना अपने हाथ ही लिखनी है। ये वाली गवर्नमेंट जो है वो एक इन्वायरमेंट जरूर क्रिएट कर रही है बिजनेस करने का या रहने का, फ्री चॉइस का। लेकिन अगर हम बात करें अदर कंट्रीज की तरह, जैसे फिनलैंड है, जैसे यूएस, कनाडा है, वैसा यहाँ नहीं है ऐसा। वो सोच नहीं आ रही ना, वो सोच नहीं आ रही ना, वो है ही नहीं, वो बहुत दूर दूर तक नहीं। आप कर क्या रहे हो कि जो एंजॉय करो उसको एंजॉयमेंट और ज्यादा दे रहे हो, जो परेशान है उसको और पीछे से 2 लात और मार रहे हो। चल बेटा तो तेरे को तो मरना है, ये तो तुम्हारा। बड़ा 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 हम बोल सकते हैं कि अभी जो इकोनॉमिक सिनेरियो इंडिया का है, यहाँ पर ड्युअलिटी एग्जिस्ट करती है। तो मुझे लगता है कि मैच्योरिटी आने वाले और कुछ समय के अंदर आएगी। बट वन गुड थिंग ये है कि सबका फोकस ना अब प्रोग्रेस और काम के ऊपर ही आ गया है। तो प्रोग्रेस और वर्क और ओवरऑल रियलिटी में जो रिजल्ट है, खास करके यूथ जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर ये चीज होने वाली है। बाकी बजरंग जी बात ये है आने वाले 25 साल ना कहीं गवर्नमेंट सही बोल रही है कि आने वाले 25 साल ना इंडिया के ही हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे अनएक्सप्लोर्ड रिसोर्सेस अब यूटिलाइज हो रहे हैं। नहीं, there is no this century is for India only. यस यस यस, This century is only for India. That is totally जो है ना। हमें कोई गवर्नमेंट की something should be. Yes sir. Yes. Anyway sir, nice session conducted by you people. Nice initiative. Thank you. Thank you, sir. Thank you for asking the question. Thank you There are everyone. no more questions actually from
Okay, so Nikhil sir, this is a last question for you. That where do you see the financial markets heading this year? So this year, I don't know. I mean, this year is always मतलब हम लोग हमेशा बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या करेगा उसका बहुत ओवर एस्टिमेट हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं मार्केट्स वो बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं. तो दिस ईयर इज नॉट गोइंग टू दैट इजी फॉर मार्केट्स. लेकिन अगर आप देखें तो लास्ट 3 साल में मार्केट के रिटर्न्स अच्छे नहीं रहे हैं. सो होपफुली समवेयर द रिवर्जन विल स्टार्ट. बट 1 year again, Bharat bhai, is too short a period to talk about. लेकिन as I see next 5 years, 3 years, 5 years, we are in definitely in for good time. Manufacturing will grow. आप जैसे सारे business owners हैं, the businesses are growing for you all. So in this scenario, see, I think we've done as a country, we've done some right things. एंड उसके एडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेजेस नहीं भी हैं. जैसे वी डिडंट प्रिंट मनी, या रादर हमारे पास पैसे ही नहीं थे कोविड के टाइम में प्रिंट करने के लिए. और जब आज हम देख रहे हैं यूएस में एंड जर्मनी में या बाकी जगह पर बहुत पैसे प्रिंट किए गए, तो आज की तारीख में गेटिंग एम्प्लॉइज इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, बिकॉज काफी लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम करके बेनिफिट्स ले लिए, वेयर एज इन इंडिया दैट डिडंट हैपन बिकॉज वी डिडंट हैव मनी. वी डिडंट, अगर आप देखो तो 30% ऑफ द मनी विच इज इन सर्कुलेशन इन यूएसए वो लास्ट 2 साल में प्रिंट हुआ है. तो ऑब्वियसली महंगाई वहां बहुत बढ़ रही है. वी आर अ बैलेंस गाय, एंड बजरंग जी ने अभी जैसे कहा या जगमोहन जी ने भी कहा, हम लोग इतना काम मेहनत करते हैं ना एंटरप्रेन्योर्स, एज एंटरप्रेन्योर्स, तो हम लोग बहुत स्मार्ट भी हो गए उस कारण. हम जुगाड़ से भी, कोई भी टफ सिचुएशन दे दो, कोई भी अच्छी बुरी गवर्नमेंट दे दो, हम लोग को तो ग्रो होना ही है. जस्ट अ स्मॉल ऑब्जर्वेशन आई विल टेल यू. वी वर इन फिनलैंड एंड हमने देखा कि किसी को आइसक्रीम स्टॉल पे जो वेंडर था, उस लड़की को 3 आइसक्रीम्स लिए हमने, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर उठाना पड़ा कितने पैसे देने हैं वो. नाउ हम बहुत रेजिलिएंट हैं, हम हमारे पास कैलकुलेटर भी बहुत महंगा होता था बचपन में. मतलब वाज अ लग्जरी आल्सो, नॉट अ लग्जरी बट वाज नॉट इजी. एंड आई थिंक वो जो इनहेरेंट फाइटर स्पिरिट, इंटेलिजेंस आया है, आई थिंक वी आर गोइंग टू grow in next few years to come. Yeah, that's about it. So what do you think investing on with SIP in small cap mutual fund for long term more than 10 years? oh, I can share 10 साल के, last 10 साल के returns. And if you are with entrepreneurs, if you're with good businesses in next 10 years, money will not be in percentage. You will not make money in percentage. You will make money in times. So मैंने वो बच्चे का एग्जांपल दिखाया था, लास्ट 84 lakhs उसने 1 लाख रुपया पिछले 7 साल में इन्वेस्ट किया है. टुडे द वैल्यू इज 1 crore rupees. So yeah, multifold returns. Multifold returns, yeah. And Jagmohan ji, we all wish that everybody on the call, their balance sheet becomes much, much stronger in times to come, and we all see each other at a different level altogether. Yes. Absolutely. So thank you so much, So with that, everyone. Thank you for attending this webinar, and we are more than happy to answer your questions. It was great insights from Nikhil sir, you, as well as Jagmohan ji aapke saath. Kimberly, over to you quickly if you want to sign off. Sure, Mayank. Thank you. So a humble thank you to Jagmohan sir and Nikhil sir for taking time out and sharing their valuable insights with us. Also, thank you, Ameya, for moderating the session. Thank you to each one of you for joining us today. We hope we were able to add value to you. Have a great weekend and take care. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Have a great weekend. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.